इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबकी ओपन है ना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब घर, गाड़ी, बंगला, है ना, इन सब के अलावा जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है आपका नोट्स, जो जीवंत तक आखिरी समय तक आपके साथ चलता है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। तो अभी इंडिया में तो अब अपने मोड में आते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रितेश कुमार रवि। एज यूजुअल आई हैव टोल्ड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि किन से आपको रिसर्च पढ़ना है, और रिसर्च क्या है? इट्स अ जर्नी ऑफ द लाइफ। और ये आप लाइफ के बहुत ही छोटे से सेक्शन की तरफ आए हैं, जिसको हम बोलते हैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन, राइट। सबको यहाँ पे जेआरएफ जो भी मतलब होपफुली ऑलमोस्ट ऑफ यू मतलब सभी एलिजिबल ही होंगे, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ, अभी आप ई जैनित या जैनित में बैठे हुए हैं, देयर इज अ रिसर्च बिहाइंड इट, राइट। तो सबसे पहले मैंने पूछा था या बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें तीन चीजें, किसी भी फॉर एनी टॉपिक्स इन द लाइफ, इन कॉर्ट्स, एनी टॉपिक, कोई भी चीज, घर, गृहस्थी, परिवार में कोई भी एक शब्द जो आपके पास आता है वो तीन शब्दों से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि यस आई एम मास्टर्स। पहला, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ये है क्या, मेरा नाम एक्स वाई जेड क्यों है, मुझे मेरा नाम बताने की जरूरत क्यों है, राइट। दूसरा, व्हाई आर वी आर डूइंग इट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगर मैंने जान लिया ठीक है यूजीसी नेट को एग्जाम है, तो क्यों करना है भाई, क्यों चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी जिंदगी डिफाइन होती है, जिसमें आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपका डेजिग्नेशन, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनालिटी और आपका प्रोफेशनलिज्म डिफाइन होता है। एम आई राइट? ये हाउ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी को आपने कैसे सेलेक्ट किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था, एक वर्ड है अनुसंधान। कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि आज थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा होगा, राइट? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने अपने पढ़ाने का तरीका फिर से, मैं चूंकि संडे को आप लोग आए नहीं थे, तो मैं क्विकली रिवाइज करूंगा, और जहां तक मैंने पढ़ा है, चूंकि मैंने स्लाइड से बहुत कम पढ़ाता हूं, है ना, मैं वही पुराने वाला गुरु वाला स्टाइल में हूँ, आपका दोस्त, आपका टीचर, वो वाला स्टाइल में पढ़ाता हूँ, दोस्त भी और आपका टीचर भी, इन द सेंस दैट कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च इज नथिंग बट टू फाइंड आउट 3 आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम इसी शब्दों को पकड़ के सारे के सारे रिसर्च टॉपिक को स्टार्ट किए थे, एक इन्वायरमेंट सेट किए थे, और मैंने ये बताया था एग्जैक्टली कि व्हाई एग्जैक्टली यू हैव टू लर्न अ रिसर्च मेथोडोलॉजी या अनुसंधान योग्यता, इन द सेंस ऑफ दैट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स नहीं देता है, बल्कि आपके लाइफ टाइम, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यू विल गेट अ पर्सन, यू विल गेट अ स्टूडेंट लाइक अ रिसर्चर, you will have to do the research, and the most importantly आपके लाइफ के लास्ट टाइम तक अपने लिए रिसर्च ही करना है। क्यों, मैंने क्या बताया था इसके लिए रिगार्डिंग, कि भैया रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होता है? एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, और खत्म किस पे होता है? एक प्रॉब्लम पे ही होता है। तो कभी भी इस चीज के दुनिया का अंत कभी भी नहीं होने वाला है, ये हमेशा इवोल्यूशनरी प्रोसेस में चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली रिसर्च इज। कोई बता सकते हैं कि मैंने पिछले क्लास में रिसर्च है क्या? क्या है रिसर्च? टू गेट द नॉलेज, ठीक है, टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट एनीथिंग, टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट और सर्च, क्योंकि हिंदी में इसका मतलब होता है रिसर्च। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं 2 वर्ड्स में, तो इसका मतलब है री और सर्च, मतलब पुनः किसी चीज को खोजना। ये पुनः आपके लिए हो सकता है, जैसे मैं अगर पूछा था कि भैया सूरज पूरब में उगता है या पश्चिम में, तो यहाँ पे लगता है कि अभी जो बच्चे पिछले क्लास में आए थे उसके अलावा सही बोलेंगे सर ईस्ट में उगता है, या आपके हिसाब से, राइट, ये आपके हिसाब से। यही अगर मैं अमेरिका चला जाऊं, यूके चला जाऊं, वहां पे, या अपने किसी दूसरे घर के चले जाओ, तो पहले पूछते हो भैया इसका पूरब किधर और पश्चिम किधर है, तो इतना ही कॉन्फिडेंट होगी भाई पूरब पश्चिम, यहाँ तो लाइफ टाइम वही होना चाहिए पूरब पश्चिम। एम आई राइट और रॉन्ग? तो फ्रॉम हेयर द क्वेश्चन बिगिंस, कि आपने जैसे ही पूछा कि ये ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है, एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च मीन, ठीक है। तो किसी चीज को खोजना, ये आपके हिसाब से बिल्कुल दूसरा हो सकता है, लेकिन किसी और के संदर्भ में, किसी और के सोच से, किसी और के ऑब्जर्वेशन से ये दूसरा खोज हो सकता है। इसलिए रिसर्च या तो इनोवेटिव बोल सकते हैं, या बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ सर्च बोल सकते हैं, ठीक है। इनोवेशंस और इन्वेंशन में कुछ फर्क पता है किसी को क्या? 2 वर्ड्स अक्सर होते हैं कि इनोवेशंस है या इन्वेंशन है, व्हाट इज दैट? एनीवन?
इनोवेटिव मीन्स वेरी गुड, ठीक है, कि जब कोई भी बिल्कुल स्क्रैच से, जब हमने पहली बार एटम्स के बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ बताया था, या कोई ऐसी पहली चीज जो हमने ढूंढी थी जो बाद में फिर वो गलत हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, जब पहली बार बल्ब कंप्यूटर आया था तो एक पूरा घर के इतना बड़ा था, राइट। चार्ल्स बॉबेज ने जब कंप्यूटिंग सिस्टम कंप्यूटर देखा था तो पूरा एक घर के इतना बड़ा था। आज कंप्यूटर कितने में आ रहा है ये देख लो। तो जो पहली बार इन्वेंशन हुआ था, जो पहली बार खोजा गया था, इट वाज इन्वेंशन। और उसके बाद होते होते, जैसे आपके यहाँ पहले पीला बल्ब चलता था, फिर एलसीडी बल्ब आया, फिर एलईडी बल्ब आया, हो सकता है फिर आगे बल्ब ही ना हो, एक बस हम मोबाइल का कुछ ऐसा डाले, ऐसे फेंके बस वहाँ चिपक जाए और वहाँ पे रोशनी हो जाए। ये भी एक दुनिया है। हाँ, ये भी एक दुनिया आने वाली है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो कुल मिलाकर के आप लोग इस मेथडोलॉजी को क्लियरली समझ गए कि रिसर्च जो था वो एक सिस्टमैटिक, वाई सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, है ना, मेथडोलॉजिकल, एक निश्चित तरीके, प्रोसीजर, है ना, मेथड को अपना करके इंक्वायर करना। और इंक्वायर करने में 3 क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट ही आते हैं। कौन कौन? या तो आप व्हाट, व्हाई एंड हाउ डायरेक्टली पूछ ले, एंड व्हाट, व्हाई एंड हाउ जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा आदमी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा, वो तो कोई भी एक बच्चा पूछ लेता है। तो मम्मा ये कैसे है, अंकल ये कैसे है, भैया ये कैसे है, ये क्या है, ये क्यों है ना। तो इसके आधार पे हम लोग जो आगे की टॉपिक्स आने वाली है वो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, सकारात्मकता और उसके बाद की घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले व्हाट इज रिसर्च के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट सबको बहुत डिटेल्स में समझाया था कि यूजीसी नेट आपका रिसर्च क्यों है, आप ई जेनिथ या जेनिथ में क्यों बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर इसमें से किसी से पूछूं क्वेश्चंस तो उसका आंसर अब नहीं दे पाएगा कि भैया रिसर्च का मतलब क्या। तो हम लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक रिसर्च आपके साथ चलता रहेगा और इस इन्वेंशन, इस मोटिव को आप लोग क्लियर रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस बताया था कि सिलेबस बताया था, और मैंने बोला था यूजीसी नेट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो उसी दिन आप समझ लीजिए कि आपसे वो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। कितने लोग हैं जिनको पूरा अपना सिलेबस अपने सब्जेक्ट्स का यूजीसी नेट का पता है? रेज योर हैंड्स। हाँ, मतलब ये याद रखिए, क्योंकि आपको किस रास्ते पे जाना है वो रास्ता तो पता होना चाहिए कि यहाँ से मनाली कैसे पहुँचेंगे या केदारनाथ कैसे पहुँचेंगे, राइट। ये हमें पता होना चाहिए ना, बिना उसके हम जा ही नहीं सकते हैं। तो भैया मुझे सिलेबस पता होगा तभी तो मैं आऊँ और एक अच्छा गाना बजा दूँ और सबको अच्छा लगे और हम चले जाएँ। ये थोड़ी पढ़ना है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट मुझे कौन पढ़ा रहा है और मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, और वो चीज़ें मेरे साथ लाइफ टाइम चल रही है या नहीं। फिर मैंने बताया था भैया कितना टाइम लगता है आप लोगों को ये करने के लिए। एक रिसर्च है ना ये आपका यूजीसी नेट। ई जेनिथ में कोई खुशी से थोड़ी बैठे हैं भगवान रात को आएगा बच्चों कल सुबह सुबह सभी ई जेनिथ पहुंच जाना है, ऐसा था कोई क्या? यू हैव रिसर्च ऑन इट, राइट, यू हैव थॉट, यू हैव फाइंड आउट विच एग्जैक्टली सब्जेक्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें कितना टाइम लग सकता है, कौन से ऐसे 10 कोचिंग में पता करने के बाद, कुछ अपने सीनियर से पूछने के बाद, कुछ इंटरनेट पे चेक करने के बाद यू हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू गो देयर। तो किसी भी रिसर्च में एक चीज जो क्लियर होता है वो होता है आपका डेस्टिनेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आपको निकालना रहता है, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। जो आपका डेस्टिनेशन है इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तभी तो हम सिस्टमेटिक, चलना किधर है पता है। अब मैं बैठ गया भाई कहाँ लेके चलना, जिधर चल रहा है चलते। फिर आपका रिसर्च 5 साल में जो होता है वो 10 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है? तो रिसर्च जो था वो सिंपली, और उसको कई सारे साइंटिस्ट ने, तो ये मैंने सिलेबस बताया था, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। जो पिछले क्लासेस में रह गया है आई जस्ट मतलब एक ओवरव्यू दे के निकल जा रहा हूँ, चूँकि 2 घंटे की क्लासेस थे तो हम फिर से टाइम नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्ट द रिसर्च का मतलब पढ़ाने के बाद फिर मैं बताऊँगा कि रिसर्च एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हर स्टूडेंट का अपना एक कैरेक्टर होता है, राइट। कुछ होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सर मैं तो लास्ट नाइट फाइट करता हूँ 90% मार्क्स लाता हूँ। ये कैरेक्टर है उनका, और जो मुझे समझ में नहीं आता है ना। खैर अब आते हैं कि भैया हमने डेफिनेशंस में, चूंकि स्लाइड्स उस दिन बहुत कम पढ़ा था, सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स के मैंने अभी मैं पूछने वाला हूँ जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे एज अ कीवर्ड। वाई? क्योंकि देखो आपके जब एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ना, आई वुड लाइक टू क्लियरली से दैट कि वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर कीवर्ड्स मतलब समझे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अगर सिस्टमैटिक की बात करता हूं कि सिस्टम का एक डेफिनेशन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? एनीवन नोज?
ये एजुकेशन सिस्टम एकदम बर्बाद है इंडिया का। भैया सिस्टम तो समझाओ पहले। हम बोले ना सिस्टमैटिक, व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम मीन्स। सिस्टम वर्ड से बना है सिस्टमैटिक। सिस्टम पता है क्या? ये पूरा सिस्टम करप्ट है। खूब बोलते हैं, पहले मुझे सिस्टम समझाओ। एनीवन नोज? अरे कुछ भी बोलिए, मुझे कोई मतलब। रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई कुछ भी। सेव नीचे 1000 बार सेव गिरा, एक के सर पे गिर गया, उसने पूरा फिजिक्स बर्बाद कर दिया हमारा। व्हाट यू मीन सिस्टम? सर बोलते ना सिस्टम करप्ट है। कौन सा सिस्टम करप्ट है? क्या है ये सिस्टम? तो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढना, ऐसे क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को नहीं ढूंढना, बल्कि यही ऑप्शन क्यों होगा इसको ढूंढना आपका रिसर्च कहलाता है। समझ में आया क्या? तो खैर हम लोग आते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो मैंने बोला था कि कुक साहब ने बहुत अच्छे से बोला था कि ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट सर्चिंग ऑफ फैक्ट्स। इंटेलिजेंट सर्च, ये सब मैंने वर्ड्स को एक एक करके समझाया हुआ था। एंड दियर मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस विथ रेफरेंस टू अ प्रॉब्लम। और ठीक इसके हिंदी में कुक ने साहब ने समझाया। तो किसी भी तथ्य, तथ्य मतलब फैक्ट्स, हम जब भी बात करते हैं लॉजिकल और रीजनेबल करते हैं। क्या करते हैं? लॉजिकल एंड रीजनेबल। एम आई ऑडिबल टू यू? लॉजिकल और रीजनेबल। जहां समझ में नहीं आए तुरंत पूछेंगे, ठीक है? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, पीछे क्यों बैठना है, जस्ट टेक द फ्रंट सीट, है ना? ठीक है, चलिए। तो तथ्य और उनके अर्थों या निहित अर्थों की ईमानदारी। ईमानदारी मतलब सबका अर्थ समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन ऑनेस्टी? ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? ईमानदारी का क्या मतलब है? आप अभी मेरे लिए एक ईमानदार स्टूडेंट हैं। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट फॉर मी। व्हाट एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ इट? हाँ, पार्डन? टू यार सर, वेरी गुड। ये अच्छा आंसर दे रही है, वेरी गुड, है ना? जो अपने कर्तव्य को समझता है। और कर्तव्य, जैसे स्टूडेंट धर्म का क्या है कारण? धर्म होता है, हर चीज का अपना एक धर्म और कर्म होता है। तो जो आपको पता है कि इफ अ स्टूडेंट रिक्वायर्स अ कंप्लीट अ टाइम ऑफ स्टडी एग्जॉस्टिव योरसेल्फ, संपूर्ण योगदान अपना कहाँ देना होता है? विद्यार्थी के तौर पे जो देना होता है वही मेरा ईमानदारी कहलाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एज अ ऑनेस्ट बिजनेसमैन का क्या रूल है? स्टूडेंट है तो उसका। खैर जब रिसर्च की बात करते हैं तो आपको जिस चीज़ के रिसर्च, ऐसा नहीं कि नाम तो रखे सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और कर क्या रहे हैं? दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है ना? ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो खैर मैंने यहाँ पे रिसर्च के टर्म में बताया हुआ था कि रिसर्च में जब आपको ये पता चल गया कि मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको हमने सिनॉप्सिस जो आगे आने वाले टाइम में बोलूँगा, क्लियर हो गया, जिसके लिए आपको कम से कम 6 महीने और 1 साल का टाइम दिया जाता है, जो रिसर्च के स्टेप्स में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्टेप्स भी बताना है। तो उसमें जो सिनॉप्सिस, जब आपने डिसाइड कर लिया कि यूजीसी नेट आई हैव टू क्लियर, देन उसके बाद सिर्फ एक चीज़ बचता है, वो है ईमानदारी से, पूरे ध्यानपूर्वक तरीके से, संपूर्ण निष्ठा के साथ और बुद्धिमान रूप से, स्मार्ट क्वेश्चंस, ऑलवेज आस्क व्हाई, व्हाट एंड हाउ। और इसके आंसर जब तक दिल और दिमाग, हमेशा दिल से मत, दिल हमेशा झूठ बोलता है। दिल तो बच्चा है जी, सब जानते होंगे। दिल की बातों पे कोई नहीं जाएंगे। दिल से होते हुए जब दिमाग पे जाए, क्योंकि दिल इमोशनल सोचता है और दिमाग फैक्चुअल सोचता है। एग्जाम में भी जब क्वेश्चंस आए ना, तो देख के जो लगेगा ना कि ये बड़ा प्यारा आंसर हो सकता है, कभी उस आंसर को मत बताइएगा, कभी उस आंसर को मत लगाइएगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपका दिमाग इस चीज के लिए नहीं बोलता है कि यस इट कैन बी, कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, टिक तो हमें लगाना है, तो इट कैन बी। तो लॉजिकल है ना, लॉजिकल विथ इंटेलिजेंस जब यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विथ ईमानदारी, है ना? बुद्धिमान खोज के रूप में शोध को खूबसूरती से रेखांकित किया गया है। रेखांकित तो अंडरलाइन जैसे आप करते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसी को पता है ना, 10-12 क्लास में अच्छे मार्क्स से आप भी वही लिखते हैं, 10,000 बच्चे वही लिखते हैं, टॉपर कोई और होता है। आपने ही भी परिभाषा पदार्थ का वही लिखा होगा, मैटर का कोई ले रहा है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स और आपको मिल रहे हैं 9। सर मुझे 9 क्यों मिले हैं? वो तो देखिए वो कितनी सुंदरतापूर्वक तरीके से रेखांकित किया हुआ है। ठीक, तो दूसरा डेफिनेशन जिसको मैंने बताया था कि देखो अगले हर किसी चीज में आप 2 वर्ड देखेंगे, एक तो इन्वेस्टिगेशन, है ना, किसी भी चीज के बारे में प्रयोग के साथ ढूंढना, है ना, और इंक्वायरी, खोज करना। कभी भी खोज करना, कभी भी किसी भी टॉपिक पे पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज खोजना होता है? मैं रिसर्च के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले मुझे क्या खोजना होगा? वेरी गुड। टॉपिक ढूंढने के बाद क्या, टॉपिक कैसे खोजते हैं? ये सब स्टेप्स आएंगे। टॉपिक किसे कैसे ढूंढते हैं? यूजीसी नेट कैसे ढूंढते हैं?
based on demand. Why it is demanding now? Why the crowd is here for that UGC net? क्योंकि एक तीर से कितने निशाने बढ़ रहे हैं हमारे, एक तीर से कितने शिकार कर रहे हैं, एक यूजीसी नेट से आप कितना शिकार कर रहे हैं, 3। पीएचडी करके 40-50 हज़ार सिक्योर्ड है, 3-4 साल के अंदर अपनी फैमिली सेटअप हो जाएगी और उसके बाद जब निकलेंगे तो पीएचडी के बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट जॉब मिल जाता है, डायरेक्ट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की सब जगह यूजीसी नेट मांगने लगे हैं, तो डायरेक्ट आप ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से आपको लाइफ टाइम किसी प्रकार का इकोनॉमिकल और सोशल स्टेटस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई रिसर्च हम करते भी इसीलिए हैं, इसका सबसे पहला तो सोशल स्टेटस ही है। अरे जैसे बोलते यूजीसी नेट क्वालिफाइड है हमारे, मतलब बिहार में तो अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो यू आर नेक्स्ट टू द गॉड। मतलब ऐसा मानते हैं कि इसको पूरे सब्जेक्ट का सब नॉलेज है, जेआरएफ, नॉट ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ। क्लियर समझ में आ रहा है क्या? तो इसके आधार पे जब हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं विथ प्रॉपर क्वेरीज, जब भी आप 4 क्वेश्चंस के ऑप्शन बनाएं तो ये नहीं देखें कि कौन सा आंसर सही है। क्लियर समझ में आ रहा है? वही आंसर क्यों सही है ये पता होना चाहिए। इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि ये 3 आंसर गलत क्यों है। दैट इज कॉल्ड एज अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन। और इसके पीछे मैंने क्या होता है, हर सही और गलत के बीच क्या होता है, एक सच, एक टॉपिक होता है। 2 + 2 / 4 को मैंने बोला था कितना होगा आंसर, 2.5। ये सबको अब पता है, वरना सबने 1 बोल करके, और सारे में इतना प्रेम है सारे स्टूडेंट्स में, एक ने 1 बोला, सबने बोला सर 1 ही 1 होगा। बड़ा प्रेम है आप लोग में, बड़ा भाईचारा, बड़ा क्या बोलते हैं, और जो सिस्टरहुड कहते हैं वो बहुत है। कभी भी ऐसा नहीं करने का, ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग। इफ समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन, देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन बिहाइंड इट। ही वांट्स टू एग्जैक्टली नो हाउ मच यू आर नोइंग, आप कितने अच्छी से किसी भी चीज़ को जानते हैं, है ना। मैंने इस चीज़ को भी बताया था। तो पहला क्लास हमने इन्वायरमेंट सेट किया था। अब फटाफट, चूंकि आज काफ़ी नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सीधा स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने एंड किया था, बाय कॉन्सेप्चुलाइजिंग द फैक्ट्स। मैंने पढ़ाने का तरीका बता दिया था। मैं पहले कॉन्सेप्चुलाइज, मैं समराइज नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्चुलाइज, कोई भी चीज़ हवा में नहीं आता है, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, ओके। तो ये एकदम क्लियर था। रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब ये नॉलेज वर्ड बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है। मैं अभी नॉलेज को रोकता हूँ, क्योंकि आज मैं साइंस की बात करूँ। हाउ मेनी साइंसेज यू हैव रेड टिल नाउ? कितने साइंसेज आज तक आपने पढ़ा है? सब 10th 12th करके आए हैं, कोई ऐसे ही मास्टर्स में नहीं कूदे हैं ना। कितने साइंसेज पढ़े हैं आपने? 3। कौन कौन? नहीं, वो तो साइंस का पार्ट हो गया। साइंस कितने पढ़े? क्यों सोशल साइंस नहीं पढ़ा है? हाँ, आप लोग मास्टर की तरह आंसर कीजिए। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को करने के पहले उस ऑरा में जाना पड़ता है। बीइंग अ टीचर ओवर हियर विद ऑलमोस्ट कोई 2, 4, 5 साल 10 साल का डिफरेंस होगा, तो मैंने अपना शायद इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो वो फील नहीं आ रहा होगा नए बच्चों को। बट मैंने पिछले क्लास में, मुझे बार बार अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जो बच्चे नए हैं, 2 times JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड विद 5 times गेट क्वालिफाइड एंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंसेस इन UGC नेट, गेट एंड TCS सॉफ्टवेयर कंपनीज, आई एम हेयर टू let you know what exactly the research in the life, whole life. It is not only for the UGC नेट एग्जामिनेशन। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो मैं 2 बार JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को, मुझे सर बोला गया है कि भाई शुद्ध हिंदी में भी ध्यान देना है, तो मैं 2 बार JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूँ, और साथ ही साथ 5 बार जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स होते हैं, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं, अगर आप सब में से कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वो 5 टाइम विद द, सिर्फ क्वालिफाई नहीं भैया, 95% से 99% के बीच में मेरा रिजल्ट रहा है। 10 साल से मैं ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ। TCS आप कंपनी जानते हो, इट इज़ वन ऑफ द MNCs कंपनीज, है ना। और मैं गेट और नेट कोचिंग्स में भी पढ़ा रहा हूँ। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़, जितने भी आपके BPSC UPSC एग्जाम्स बोलते हैं गवर्नमेंट के, रिटर्न स्पेसिफिकली इसरो बोल लेते हैं, उन सब के क्वालिफाई करने के बाद मैं आपके बीच में, इतना कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आया है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अब फील आ गया हो कि नहीं इस इंसान से, जो नहीं थे पिछले क्लास में बच्चे, उनको फील आ गया हो कि नहीं ये ऐसे हवा में आया हुआ बंदा नहीं है, ही हैज़ डन समथिंग। और हमेशा मेहनत करता हूँ मैं ना, है ना। सुबह उठ के तो पहले फ्रेश होने के पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ अगर आपने अपने आप को सस्टेन कर लिया ना, जितना जैसे 10 बार कुछ कर रहे हैं तो 11वां बार किया, तो इसी से बताता है क्या आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो। और मैंने बोला था 3.5 घंटे की सीटिंग क्यों करनी चाहिए। मैं एक बार बैठा हूँ कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे मोबाइल अलग कर देता हूँ। तो भैया कुछ पाना है तो कुछ हटाना पड़ता है, ठीक है। तो खैर, तो मैं आता हूँ कि ये रिसर्च जो था, इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया।
नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी जिसमें साइंस एक वर्ड होता है, तो मैं अभी बता देता हूँ। चूंकि मैं पॉजिटिविज्म बताने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट, मैम पूरा का पूरा स्लाइड्स मिलेगा आपको विथ ऑल द फैक्ट्स, है ना। और इम्पॉर्टेंटली कोई ऐसे मत बैठे, जब मैं कोई अच्छी चीज़ें बोलती हूँ ना, जब भी आप किसी रिसर्च वगैरह सब में जाते हैं, तो यू हैव टू कीप राइटिंग द रफ वर्क। देख मेरी तरफ रहे, कुछ अच्छा लगा चुपचाप लिख लिया। सर ने पूछा साइंस किसे कहते हैं, मैं आंसर नहीं कर पाई, तो मैं गूगल पे मोबाइल पे जब सर्च करूंगी तो इंस्टाग्राम नहीं सर्च करूंगी, व्हाट एग्जैक्टली द साइंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंसेज आर देयर। तो मैं अभी फिलहाल ये सब चीज़ें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप इंटेलेक्चुअल कैसे कहलाएंगे, वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। आंसरिंग तो सेकेंड लेवल पे, पहले क्या होता है क्वेश्चनिंग, क्योंकि इसी को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइंस को मेनली 3 टाइप से पढ़ते हैं, एक तो अप्लाइड साइंस पढ़ते हैं, एक सोशल साइंस पढ़ते हैं और एक नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। जब नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, सोशल साइंस की बात करते हैं तो क्या आता है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी अब उसमें ऐड कर दिया गया है। और अप्लाइड साइंस किसको कहते हैं, अप्लाइड साइंस, मैथ्स, व्हाट इज मैथ्स, maths is an applied science which actually apply to the science for calculations। अब आप किसी मतलब सभी यहाँ पे सब्जी वगैरह खरीदे जाते हैं, कोई बोलते हैं कि भैया दो क्या नाम है, दो दे दो, ऐसे बोलते हैं क्या, 2 kg बोलते हैं, ठीक है, 2 लीटर बोलते हैं, 2 मीटर बोलते हैं, है ना। तो मतलब ये अप्लाइड साइंस है। तो खैर कोई नहीं, हम इसमें पॉजिटिविज्म पे आएंगे और एक बड़े अच्छे कहानी से, कल चूँकि मैं कल भी आ रहा हूँ, बहुत अच्छे कहानी से स्टार्ट करेंगे कि कैसे थिंकिंग हमें रखनी चाहिए, हाउ टू डू द स्टार्ट रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस डेफिनेशंस को आप लोगों ने आत्मसात कर लिया होगा कि मुझे कभी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे, सिस्टमैटिकली। मैंने बताया कि सबका कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोया होगा और ढूंढने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। कभी कुछ खोता है ना, तो जहाँ से आए थे उसके ठीक पीछे जाते हैं, या ऐसे घूमते हुए चले जाते हैं, अच्छा कोई नहीं आज यहाँ खोया ना, लगता है मुझे घर पे ही रह गया, वैसा होता है क्या। जैसे ही पता चला किधर खोया भाई, वहीं से रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसके डेफिनेशंस में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने दिमाग में सेट कर लेना है, सिस्टमैटिक एंड मैथडोलॉजिकल, ठीक है, इट्स ए जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, इट्स ए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी जगह कोई भी बच्चा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो कभी उसको आप नहीं डांटेंगे, ये हमेशा लिखिए, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो मैंने बोला उसे फटाफट लिख लीजिए, है ना, कि भाई जब मिलेगा नोट्स तब मिलेगा, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ना। ये कार घर गाड़ी बंगला कभी बहुत टाइम तक खुशी नहीं देता है। मेरे पास पहला गाड़ी लिया, बड़ा भाई स्क्रैच लगता था, दिल पे स्क्रैच लग गया, फिर बाद में यार ये तो कुछ है ही नहीं, अब तो जहाँ से जाता हूँ वहाँ से स्क्रैच लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नई गाड़ी ले लेंगे हम। ये होता है मैटर, है ना। फिजिकल चीज़ें कभी बहुत दिन तक आप, इंटेलेक्चुअल हमेशा चलता है आपके साथ, ठीक है। ये नोट्स वगैरह लिखते जाइए, ये आपके काम आता है फॉर क्विक रिवीजन, है ना। चलिए तो होपफुली अब आगे चलते हैं, और स्पीड इतनी रखिए, यू आर नॉट अ 10th क्लास स्टूडेंट और 12th क्लास स्टूडेंट, यू हैव टू राइट लाइक अ शॉर्टकट, और एकदम अच्छे से कभी भी कहीं पर भी जाएं तो वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट करके आए। अगर आप कमाने के लिए किसी ऑफिस में जाते हो, पैसे पर डे का जोड़ के आते हैं कि अच्छा आज मेरे दिन की सैलरी बन गई, ये आपके इंटेलेक्चुअल सैलरीज हैं, जो आपके कहाँ काम आता है, जब आप किसी भीड़ में खड़े होते हैं और यूनिकली अपने आप को आइडेंटिफाई किए जाते हैं विद द वे ऑफ स्पीकिंग, योर पर्सनालिटी, योर वे ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द थिंग, रेस्पॉन्स द थिंग्स। आप जाते हैं पार्टी में, सबसे ज़्यादा किसको देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखता है। खूबसूरती 5 मिनट के लिए चलती है, 10 मिनट के लिए, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके एक्चुअल इन्वेस्टिगेशंस या इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं। तो इट इज़ बेटर टू लुक ऑलवेज स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड प्रोएक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। मैंने फिर इसको बताया था कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग में ही मैंने पूछा था 2 + 2 / 4 का आंसर क्या होता है। जो बच्चे नहीं आए थे, कौन कौन बच्चे नहीं आए थे, रेज योर हैंड्स। सबसे पीछे बताएंगे, मैं, मुझे पीछे वाले स्टूडेंट, बैक बेंचर्स आई लव, बताइए क्या है 2 + 2 / 4 का आंसर, कैसे। मैंने बताया था, नहीं मेरे बताने के बाद मैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है। मैं पिछले क्लास में आप थे नहीं, मैं बिना बोले कितनी चीज़ें बता के चला गया वो मुझे भी नहीं पता है ना, इसलिए मेरे बोलने पे नहीं जाइए। आप बताइए मैम, अभी तक आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी। हाँ 2-3 बच्चे हैं जो मुझे एक्टिव दिखते हैं, ऑलवेज एक्टिव। यहाँ पैसे सबने बराबर दिए हैं, यहाँ से पैसे वसूल के भी सब बराबर जाइए, समझ में आ रहा है ना। बहुत क्लियर रहिए अपनी लाइफ में, वेरी रैशनल एंड फैक्चुअल। मुझे आप चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए तो क्यों चाहिए,
कैसे पढ़ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, पहले व्हाट एंड व्हाई क्लियर कर लेना। तो भाई मैंने बोला था रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, तो मैंने बोला भाई 2 + 2 / 4, मैंने पूछा और सभी लोगों ने आंसर दिया था 1। बिल्कुल सही बात है, क्यों दिया था 1? हाँ, बोर्ड मैथ्स रूल अब अप्लाई किया आपने, तो बताइए क्या होगा आंसर? और 2 + 2 / 4 / 2, तो मतलब अब रैशनल वे ऑफ थिंकिंग का मतलब समझ में आ गया क्या? कि हमेशा क्वेश्चन पूछा नहीं कि अपने सोचना कि व्हाट व्हाई, ये क्वेश्चन आया क्यों है। पहला तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है दिख गया, ये आया क्यों है भाई, आपके बोर्ड मार्क्स को चेक करने के लिए कि आप कितने रैशनल वे में आंसर करते हैं। और तीसरा क्या चीज आता है, तीसरा कि अब इसको मान के लिए कि आपको नहीं आता तो तुरंत जाएंगे और बोर्ड मार्क्स का कोई भी 8, 9, 10 का भी तो ऑनलाइन आपको इतनी चीजें अवेलेबल है, फटाफट लिया, सर्च किया, एक बार पढ़ लिया, लाइफ टाइम के लिए सेट हो गया, है ना। फिर मैंने बोला था कि भैया एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, व्हाई एक्सपर्ट मींस क्या होता है, व्हाट इज एक्सपर्ट, हु इज एक्सपर्ट, नो वन इज एक्सपर्ट, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि हाउ मच नॉलेज यू हैव अराउंड या कॉम्पिटेटिव टू अदर्स। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। देखिए एक्सपर्ट कहने का मतलब या विशेषज्ञ कहने का सिंपल मतलब ये है कि अपने उम्र, अपने ज्ञान और अपने व्यवहार के आधार पर प्राप्त की गई जानकारी जो दूसरों के रेस्पेक्ट में या तुलना में सबसे ज्यादा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एज एन एक्सपर्ट यूजीसी नेट फैकल्टी हो सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार जीआरएफ भैया कर लिया है, तो अभी आप लोगों की तुलना में मैं थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल हूं, दैट्स व्हाई आई एम एन एक्सपर्ट राइट नाउ एंड एबल टू गिव यू द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हाट रिसर्च डिमांड्स। क्लियर है क्या? एकदम एक्सपर्ट कोई नहीं है, कोई बोलता ना आई एम एन एक्सपर्ट, सचिन से पूछ लो, ही इज एन एक्सपर्ट बैट्समैन, ही ऑलवेज से कि नहीं मैं भी तो लर्न कर रहा हूं। मैंने न्यूटन, भाभा, इन सब के भी बोला कि मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, अभी तक तो मैं बाहर में क्या कंकड़ पत्थर चुन रहा था नदी किनारे, अभी तो मैंने डाइव किया ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपर्ट। बट आप क्या समझेंगे कि आप जिस इन्वायरमेंट में है सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन आप होने चाहिए। एकदम क्लियर है क्या? दूसरा एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्टिव मीन्स एग्जॉस्ट होने का सिंपली मतलब क्या होता है, अरे बहुत एग्जॉस्ट हो गया मैं, ये सब वर्ड बोलते हैं ना, देखिए ये साइंटिफिक वर्ड है सारे, और इसी सबको मैं यूज करूंगा व्हेन आई विल टीच टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्या हुआ एग्जॉस्टिव मीन्स? थका देने वाला, है ना, पूरा थका दिया, अब इसमें से अब मैं एक कदम नहीं चल सकती हूँ, यही एग्जॉस्टिव हुआ। अब मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकती हूँ, या 3 घंटे के क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट के पूछे जाएंगे वो इस लेवल का होगा कि अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो मैंने बोला कि 2 घंटे में ही सबका बंद हो जाता है, उसका लोग इधर उधर देखते हैं कि कौन है जो मेरे से ज़्यादा नंबर ला रहा है और मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है। तो मैंने बताया था कि मेरा जीआरएफ भैया 7 आवर्स के लिए होता था, 2 और 3 आवर्स में, उस टाइम से किया तो 7 घंटे तक आपके दिमाग जो है बिल्कुल कॉन्स्टेंट। अभी तो 3 घंटे का है, अगर आपने फ्रेश ब्रेन से गए बिल्कुल फ्रेश तरीके से विथ ऑल द पॉजिटिव कि मैं तो आज यूजीसी नेट करके आऊँगी, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और बोथ, तो आपका तो पीएचडी है। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा जो भी फ्रेशर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ द टाइम सीधा पीएचडी में एडमिशन लेना बिना कुछ सोचे समझे। अगर टीचिंग कभी इधर उधर के डाइवर्जन में मत जाना, है ना। जो अगर अभी जिनको टीचिंग, और लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब मैं बता रहा हूँ, मैं चूँकि कई सारे जॉब्स कर सका हूँ, सब नहीं बता सकता हूँ, पर जितने बता सकता हूँ वो मैंने बता दिया है। तो याद रखें द बेस्ट जॉब फॉर द गर्ल्स, या तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आपको एट ए टाइम मिलती है, एक तो पैसा और दूसरा प्यार। मतलब बच्चे इतना रिस्पेक्ट करेंगे और आप ढंग से पढ़ाते हैं। आज भी मैं मतलब जो केसी अनुपमा मैम थी मेरी बीटेक के टाइम की, मैं स्टिल आई हैव नॉट फॉरगेटन हर, बहुत प्यारी बहुत अच्छी मैम थी, मतलब मेरे लैब रोक ली थी वो, नहीं रितेश आएगा देन आई जस्ट टेक द लैब, क्योंकि मैं बोल के गया था कि मेरे भैया की शादी। तो ये याद रखेंगे, रेस्पेक्ट जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अर्न करना पड़ता है, ये कमाया नहीं जाता, ये कहीं से ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। है तो ये समझ में आ गया एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण, मतलब अगर आपने मतलब यूजीसी नेट एक रिसर्च ही लग रहा है क्या, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग चाहिए यूजीसी नेट में, और मैंने बहुत प्यार से ये चीज समझाया था। और चारों ऑप्शंस में आज के बाद कोई एक आंसर नहीं देखेगा, चारों आंसर देखेंगे कहां से आया है, क्यों आया। और मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर साइंस के आंसर बोलेंगे सर आप गलत बताओ, इसका आंसर 2.5 तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका आंसर तो 2 होगा, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होंगे, बट नहीं है तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू टेल दैट इट इज 2.5। ठीक है, चलिए। और जिसने पाइथन को पूछा है वो तो बोलेगा सर आप और गलत पढ़ा दिए। तो ये पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वर्स के हिसाब से डिपेंड करता है, इसलिए बी अ वेरी प्रोएक्टिव ऑब्जर्वर।
इफ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्राई टू गिव सम आंसर। राइट और रॉन्ग डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूं? डिसाइड कौन करता है? सच। मैं कोई नहीं हूं। मैंने बस थोड़ी अधिक पढ़ाई कर ली तो थोड़ा बहुत यहाँ पहुंच गया। लाइफ में अपने टाइप बोला कि नहीं नहीं ये अगर मेरा बैरियर है तो आई जस्ट गो बियॉन्ड दैट। अगर मैंने एक बार इंजीनियर बन गया तो मैं प्रोफेसर बना, फिर एक बार प्रोफेसर बना तो उसके आगे की चीज़ों को मैंने सोचा, है ना। खैर, सर्च एंड सॉल्यूशन मैंने बोला था कि हमेशा खोजते रहिए। अभी यूजीसी नेट खोजा है, जॉब के बाद फिर और कुछ खोजेंगे, फिर उसके बाद और कुछ खोजेंगे, ये खोज चलता रहेगा, है ना। और लास्ट में ये एग्जैक्टनेस होना चाहिए। ये रिसर्च का फुल फॉर्म बोला जिसमें एक एक वर्ड का मतलब समझाया था। नाउ इसके बाद ए फॉर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब समझते हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? अरे आप लोग वर्ड से खेलते नहीं हो क्या? पूरी दुनिया शब्दों पे, अगर किसी ने कोई खराब वर्ड, देखो कहते हैं ना मार आदमी भूल जाता है, लेकिन वर्ड का निशान पूरी जिंदगी भर चलता है। हमेशा वर्ड के साथ खेलिए, उसका मतलब समझिए। कभी भी बात कीजिए ना, मैं एक आज बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान देता हूँ, खासतौर से लड़कियां बड़ी बात करती है, गॉसिप करती हैं, तो उसके आधार पर ध्यान सुनिएगा। कभी भी जब कोई आपसे बात करे उनकी बातों को मत सुनिए, वो कहना क्या चाहता है वो समझने का प्रयास कीजिए। वो या कहना क्या चाहती है, जिस दिन आप ये समझ गए ना, उस दिन आपके साथ कभी आपका सिक्स सेंस धोखा नहीं देगा। याद रखिएगा ये हमेशा, हम यहीं पे मिस करते हैं। वो कहना क्या चाह रहा है ये तो हमने समझा, वो क्या बोल रही है, मैंने वो 5 बोली, मैंने 10 लाइन बोल दिया, ये 20 लाइन चलता रहा, 2 घंटे हो गया। वो कहना क्या चाहती है बस उसको करके एक लाइन में समझा देने का, समझ गए तो ठीक है, वरना आप भी मास्टर्स, मैं भी मास्टर्स, अपने अपनी दुनिया के हम भी खिलाड़ी और आप भी। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से रखेंगे। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कि भैया वन आफ्टर अनदर कैसे आ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और हमेशा पिछली चीज़ें, आज अगर आप जो भी हैं वो अपने पिछले चीज़ों की वजह से हैं। अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाते तो शायद आप पे पिताजी या माताजी कभी आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दे कि मैम या मम्मा या पापा आई एम फुल्ली सिक्योर्ड, मैं कहीं भी हूँ आपके विश्वास को कहीं भी नहीं तोड़ूंगी, तो इस विश्वास पे उन्होंने बाहर भेजा है। ये सब फैक्ट है, हर स्टेप अपने आप में पीछे से कनेक्टेड है, और मुझे इस चीज़ का पूरा ध्यान रिसर्च में भी रखना है, ठीक है। और लास्ट में ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ये तो देखो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। कोई बोलता नहीं कि मैं सर लास्ट नाइट फाइट करता हूँ 90%, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ ऐसे ज्ञानी को, जैसे जैसे बोलते मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मैं, मुझे 3 इडियट नहीं चाहिए, आपको पता नहीं वो कितना मेहनत करता होगा, वो पूरी रात पढ़ता था, ये किसी को नहीं पता था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिल्म में जो गलत क्या इंटरप्रिटेशन होता है, एक नाइट नहीं, वैसे लोग जो बोलते हैं मैं मेहनत नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल आदमी बिना मेहनत के कहीं पहुँचा है। जितना मेहनत कर सकते, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। भाई मेहनत का कहीं कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, ओनली हार्डवर्क मेक्स एनीवन परफेक्ट। अगर आप कोई 10 घंटे मेहनत करते हैं, आप 16 घंटे पढ़ते, भले वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप उससे एक कदम आगे निश्चित रूप से जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद किया है। अगर मैं ये सोच रहा था कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं बिहार से बाहर नहीं आ सकता, मैं बिहार से सबसे दूर का, मुझे और भी जगहों पे थे, उड़ीसा में हो गया था, बंगाल में, मतलब मैं केरल जाऊँगा। फिर मुझे टीसीएस में बोले कि मैं आपको दिल्ली भेज देता हूँ, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो मुंबई जाऊँगा। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, मैं गुजरात जाऊँगा, मैं राजस्थान जाऊँगा। और इन सब जगहों मैंने अलग अलग काम किया, ऐसा नहीं कि कोई एक काम किया है। गुजरात में अलग काम किया है, टीसीएस में भाई मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब जगहों पे मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं। गुड़गांव कहाँ है, नोएडा कहाँ है, इन सब जगह मैंने ट्रैवल किया। अगर ये सोचा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब मिथ है, इट इज़ ऑल इन द माइंड। अगर पढ़ने बैठते हो 3 घंटे ये सोच के बैठो कि मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, जो रिसर्च में सर ने डेफिनेशन पढ़ाई कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, हर चीज़ में क्वेश्चन पूछो, उस टॉपिक को रिकॉल करो, रिवाइज करो, कनेक्टेड करोगे ये कहाँ से आया है। जैसे मैं पॉजिटिविज्म बार बार बोल रहा हूँ, मैं पूरा एकदम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करूँगा और आज के ज्ञान तक, मतलब मैं बिल्कुल सोशल साइंस से स्टार्ट करूँगा और जो मॉडर्न साइंस चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, जिसमें नॉलेज के साथ में सब कुछ बताऊँगा। नॉलेज अकेले नहीं आता है, तो ये सब मैंने किया हुआ था। तो इसके बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भैया इन सब में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने 1 बाय 1 कीवर्ड से समझाया था। तो अब यहाँ से मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे सबसे, क्योंकि मैंने बोला था जितने प्यार से मैं पढ़ाता हूँ उतने प्यार से पूछता भी हूँ, तभी पता चलता है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है ना। कभी एक हाथ से देते रहो तो क्या आदमी क्या हो जाता है, अरे सब तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो मैंने जितने लोगों को पढ़ाया था उन्हीं लोगों में से आंसर जिससे पूछूंगा, क्योंकि मुझे चेहरे याद हैं कौन कौन आए हुए थे। तो होपफुली ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ,
मतलब हिंदी वाले भी तैयार रहेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या था? अगर 2 वर्ड्स में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? क्या? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र, एक रिसर्च के जैसे हमारा एक होता है वैसे चरित्र, या आप जैसे रिसर्चर हैं तो ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। पहले तो मैं स्लाइड्स को, आज तो हमारा स्लाइड्स ही चलेगा, के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और शायद हमारे पास क्वेश्चंस, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करता हूँ। अभी बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च जब पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस होंगे, फिर आईसीटी के, फिर स्टेप्स के, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, EYQs है, जो मैं एक साथ ही खत्म करता हूँ, है ना। 4 या 5 क्लासेस और लेंगे हमारे पास और इसको मैं बाइंड अप करूंगा, है ना। चलिए, क्या था ऑब्जेक्टिविटी कहने, ऑब्जेक्टिव कहने का क्या मतलब था? ऑब्जेक्टिफाई का क्या मतलब? इतना नहीं, 2 वर्ड्स में बोलना था। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? रीजनेबल थिंग आंसर। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या डायरेक्ट हमें लॉजिक, 4 ऑप्शंस में से कौन बोला आपने सही, लेकिन एग्जैक्टली सर लॉजिकल और रीजनेबल थिंकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव, है ना। आपको 4 ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं? ताकि पहले पता है कि पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे यूजीसी नेट में, कितने लोगों को पता था? सब्जेक्टिव पूरा लिखना पड़ता था। जैसे पूछा ना कि रिसर्च क्या है और कितने प्रकार के हैं, तो अब वो रिसर्च क्या है कि वो डायरेक्टली पूछते हैं कि एक्सपेरिमेंटल या क्वांटिटेटिव रिसर्च में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च का लॉजिकल और रीजनेबल वे में पढ़ा हुआ है तो उसके आंसर आप कर देंगे। अब पूछा जाएगा भैया रिसर्च में 5, पहला क्वेश्चन ये है कि रिसर्च क्या है, और देखना उसमें भी आधे लोग गड़बड़ा देंगे। जितना पढ़ा है मैंने रिसर्च बिल्कुल सिस्टमैटिक, मेथडोलॉजिकल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, नॉलेज, ये सब हमने 5 कीवर्ड्स रखे थे वैसे ही। चलिए अगला बताइए, मैं ये जो नए बच्चे हैं उसको मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि हमें आज स्लाइड्स ही पढ़ा, उस दिन मैंने स्लाइड्स स्टार्ट ही नहीं किया था। रिलायबिलिटी का मतलब क्या था? आप हिंदी में थे, आप बताइए। विश्वसनीयता का मतलब क्या था? रिलायबिलिटी का मतलब, हाँ, इसलिए हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास रखती है ना। वो सोना, गहना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये कभी कभी हमारे ड्रॉर से बाहर आते हैं, लेकिन ये जो कॉपी किताब की पढ़ाई है ना, वो हमेशा इसकी ड्राइव पर, अपना ड्राइव बनाना सबको आता है, ड्राइव पे अपने डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल्स वगैरह डालने आते हैं, सिर्फ फ़ोटोज़ ही डालते हो आप लोग। हर चीज़ ऑनलाइन रखिए, समय का बिल्कुल बर्बादी मत कीजिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आए हैं, अगर सर नहीं आए हैं या 2 मिनट 5 मिनट हमारे पास टाइम है, ब्रेक का टाइम है, मैं कुछ नहीं कर, कोई आपका दोस्त नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला था सर कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, एंड दैट वाज अ गुड आंसर, क्योंकि इस उम्र में आपका कोई दोस्त नहीं। जो एक बचपन के दोस्त होते हैं वो दोस्त होते हैं, और एक जो प्रोफेशनल दोस्त होते हैं वही दोस्त होते हैं। सही बताओ, बाद बाकी दोस्त आते हैं और जाते हैं। क्लियर है? तो खैर, रिलायबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, व्हाट इज रिलायबिलिटी? आप बता सकते हैं, कोई और बता सकते हैं? रिलायबल मतलब क्या है? हाँ, मैंने एरर फ्री की बात की थी, कंसिस्टेंसी की बात की थी, पापा या मम्मी पे रिलायबल होने की बात की थी, है ना। एकदम एक्टिव रहना है, ऐसे नहीं कि आए और गए, यहाँ से कितना कमा के जा रहे हैं। मैंने बोला ना, एकदम रीजनेबल सोचना है। कभी ये नहीं सोचना कि अच्छा आए, मेरे नोट्स बन रहे हैं, मुझे तो किसी जवाबदारी, मैंने बताऊँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अभी मैं बताऊंगा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यस आई वॉज स्पेंड 2 आवर्स एंड व्हाट इज माई अर्निंग एट देयर। क्लियर? हर चीज़ पैसे से नहीं होता, कुछ चीज़ें होती है जो हमें अपने दिमाग से, कि मैं यहाँ से आज एक अलग इंसान बन के जा रही हूँ, दैट इज अ रिसर्च, है ना। तो मैंने क्या होता है, रिलायबिलिटी मतलब एरर फ्री होना, एरर फ्री मतलब कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें आप आज हैं, 10 साल बाद भी आप वही, जबकि अभी मैं इसके डेफिनेशंस को इलाबरेट करूंगा। क्या करूंगा? इलाबरेट करूंगा। टाइम तो फट से चला जाता है यार। वैलिडिटी क्या होता है, फटाफट बताएंगे। वैलिडिटी मीन्स सबने रिचार्ज किया है, व्हाट इज वैलिडिटी? हाँ, एंडिंग टाइम की क्या है, मतलब लास्ट में जब सिस्टम हम चेक करते हैं कि भैया जो मुझे चाहिए था क्या वो ही मुझे मिला है, क्या ये वैलिड है। कहते हैं कैसे आपके स्कोर कार्ड क्यों चेक किए जाते हैं इंटरव्यूज के टाइम में, आपके ओरिजिनल मार्कशीट क्यों लिखे जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कनेक्ट किया है कि नहीं किया है ना। और ये इसको और मैंने और क्या बोला था, वेरीफाइबिलिटी, इसको और क्या वेरीफाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरीफाई। आप दोस्तों को वेरीफाई करते हैं ना, कि भाई कौन से दोस्त हैं जो एक्चुअल मुसीबत में मेरे काम आया था। तो ये वर्ड, इसको वैलिडिटी, ये क्या होता है, स्टेप वाइज चेक होता है। ये क्या होता है, हमेशा एरर कितने बाद स्टेप वाइज चेक होता है।
मैं सीधा स्लाइड पे कभी नहीं जाता हूँ, स्लाइड इज जस्ट फॉर योर रिवीजन, ठीक है। और ये लिखेंगे जब भी, जैसे मैंने उस दिन भी लिखा है ना, जो कभी भी किसी भी सेमिनार में बैठेंगे, किसी भी इसमें जाएंगे, डोंट गो टू जस्ट यार समोसा पकौड़ा ये सब मिल रहा है, नो नो नो, हमेशा अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एक से एक इंटेलेक्चुअल लेडी को देखा है, मैंने अपने वीएल मैम को देखा हो, सी वॉज नेवर, वो ऐसे ही स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आती थी एमएनआईटी में, बस साड़ी पहनी, स्पोर्ट्स शूज़ पहनी और आ गई, हाथ में बस एक चूड़ी, और वो एमएस गौर की वाइफ थी, एमएस गौर मतलब जो अभी डायरेक्टर हैं, और इतनी सिंप्लिसिटी, उनका एक अलग ही एटीट्यूड चेहरे पे दिखता था। वो एटीट्यूड लाइए, एटीट्यूड इज एक्चुअली योर, कहते हैं ना सोने गहने जवाहरात हीरे मोती ये सब एटीट्यूड चेहरे पर, यस आई नो द थिंग्स एंड आई एम डिजर्विंग इट, लग रहा है यहाँ ये बंदा यहाँ जो खड़ा है ये डिजर्व करता है इस चीज़ को। अभी तक तो ये फील आ गया है ना भाई, रिसर्च पढ़ाने वाला ऐसा ही बंदा होना चाहिए, एकदम दिमाग के सारे दरवाजे खोल दे कि भाई ऐसे पढ़ा जाता है, करेक्ट है। चलिए फिर मैंने बोला था एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बताएंगे, ये तो सबको पता है कि कोई भी चीज़ को चेक करके भैया इसमें सही है सबकी नहीं है। क्रेडिबिलिटी, सब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिबिलिटी का मतलब, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्रेडिट कार्ड का क्या है, क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करते हैं सर, होगा तो जरूर, क्या होता है क्रेडिट कार्ड में, क्या होता है क्रेडिबिलिटी, उसी वर्ड से आया है ना, क्या है उसमें, जैसा कि आप एकदम फील करते हैं कि इट इज क्रेडिबल। जल्दी कीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ना है स्लाइड भी, 11 बजे क्या है एकदम टॉप टाइम रहता है इनका। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, क्यों आप क्रेडिट कार्ड चलते तो अगर पैसे नहीं भी हैं पर्स में तो बिल्कुल इंश्योर रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, क्यों, ट्रस्ट है, क्यों ट्रस्ट है भैया, क्या ऐसा विश्वास है, विश्वसनीयता क्यों है आपको क्रेडिट कार्ड पे, हम मतलब मिनिमम अमाउंट उसमें अवेलेबल है, ये बाद में कभी चुकाएंगे चुकाएंगे, अभी तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, पैसा ही पैसा, इस चीज़ में अभी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मतलब विश्वसनीयता, राइट। और इस वर्ड को मैंने उस समय में बताया था कि हमें विश्वास किस चीज़ों पे करना चाहिए, मैंने साइट्स का भी एक एग्जांपल लिया था। यूजीसी नेट अभी निकालिए सिलेबस, यूजीसी नेट का साइट आएगा नहीं, उससे पहले 10 कोचिंग के साइट आ जाएंगे, तो क्या वो क्रेडिबल सोर्स है। तो रिसर्च में हमेशा किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्राइमरी सोर्स क्या है, किसी भी, जैसे मान चलिए कि आपको पता चला है किसी से, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आपके दोस्त ने बताया यार वो रिसर्च वाला मास्टर या टीचर कैसा पढ़ाया था, ऐसे पूछे मास्टर कैसा पढ़ाया था, तो अब जब आप बताओगे अपने हिसाब से बताओगे तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन गया, फॉर सपोज करो क्रेडिबिलिटी की, सर क्रेडिट कार्ड पढ़ा रहे थे, पढ़ा रिसर्च रहे, पूछ रहे थे क्रेडिट कार्ड का, अरे कुछ नहीं आता उनको, फिर जैसे बोला यार 2 बार जा रहे, फिर ऐसे अरे ऐसे मजाक नहीं करने का, वो अच्छा है अच्छा पढ़ाते होंगे, फिर तो वो किसी रीजन से बोलेंगे क्रेडिट कार्ड। तो ये विश्वसनीयता बताता है कि आपका ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोर्स है कि अगर आपके पास पैसा नहीं, यू विल स्वाइप इट एंड यू विल गेट द अमाउंट फॉर दैट, ठीक। अब ये जनरल, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने लाइफ में जनरलाइज होने चाहते हैं। एज ए प्रोफेसर आप क्या बनना चाहते हो, अभी आप क्या हो, स्पेशलाइजेशन आपका मास्टर्स अलग अलग में, बनना क्या चाह रहे हो सभी, प्रोफेसर, वो क्या है एक जनरल वर्ड है, एक जनरल मतलब हर कोई, पहले आपने क्या किया 10 सब्जेक्ट्स पढ़े, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस आर्ट सब पढ़ा करके 12th में कितना पढ़ा, फिक्स, और उसके बाद क्या किया और फिक्स होते चले गए। तो हमने अपने आप को इस स्टेज पे रखा है कि मैं एज एन ऑफिसर जनरलाइज करूं। इसमें 2 वर्ड्स मैंने पढ़ा थे, कौन कौन, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। अभी हम लाएंगे उसके पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना, कि हमारा डिडक्टिव वे में एग्जैक्ट क्या, आप डिडक्ट हो रहे हैं ना धीरे धीरे, पहले इतना सब्जेक्ट फिर इतना सब्जेक्ट फिर इतना, उसमें क्या हो रहा है डीप आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं देखिए डीप आ रहे हैं ना। तो हम डीप नॉलेज की जब बात करते हैं तो वहां जनरलाइज या डिडक्शंस की बात करते हैं, ये सब वर्ड पकड़ेंगे, ये सब वर्ड आने वाले हैं, है ना। फिर मैंने बताया था इंपीरियल रिसर्च, इंपीरियल का मतलब क्या बोला था मैंने, एक्सपीरियंस, वेरी गुड, एक्सपीरियंस। आप लोग वर्ड को कन्वर्ट की, जब भी इंपीरियल वर्ड आएगा इसका मतलब क्या समझेंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। 2 चीजें हैं, अभी मैंने सपोज किया कि एक छोटा सा बच्चा आया, एसी का ही मैंने एग्जांपल दिया था कि एसी चलाया, अब बच्चा फिजिक्स थोड़ी पढ़ा है, कंडेंसेशन थोड़ी पढ़ा है, कंप्रेशन थोड़ी पढ़ा है, इन पूछेगा आपसे पापा मुझे ठंडा क्यों लग रहा है, या अंकल मुझे ठंडा क्यों लग रहा है, या भैया मुझे ठंडा क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन हुआ ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका दिमाग कुछ रन करेगा, अगर आपको नहीं पता होगा चुप बैठ, ऐसे करते गार्जियन, चुप बैठ, आया है फटर फटर बोला, ऐसे ही गार्जियन को देखिए कैसे बच्चे कैसे, वो एक जनरल क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे तो आपके पास में मोबाइल है, अगर आपको नहीं पता है तो उसको थोड़ा बोले कि रुको मैं बताता हूँ, ये देखो इसीलिए है, इसको कहते हैं, समझ में। एक पढ़े लिखे माँ बाप को देखे हैं,
बच्चा जितना क्वेश्चन करता है वो उतने क्वेश्चंस के आंसर को देना चाहता है। भाई गांव में जाइए, बच्चा पूछेगा नहीं कुछ, इतने जोर से मारेंगे कि बच्चा फिर अगला बार पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। ये फैक्ट है ना। तो रिसर्च में भी ऐसा ही होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो बच्चे मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आज द क्वेश्चन, मैं भी तो क्वेश्चन दे दूँ कि हाँ आपके क्वेश्चन दिमाग में आ भी, जैसे कि बोला था कि हाँ सर क्वेश्चन तो आ रहा है, अब तो तब समझिए कि नाउ यू आर इन द वर्ज ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलो बनने वाले। वहाँ भी रिसर्च ही है पहला वर्ड, सेकेंड वर्ड, अभी जूनियर है। समझ में आ रहा है। तो रिसर्च मीन्स रैशनल थिंकिंग, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक क्या बोला था मैंने अभी जस्ट, सिस्टम मैंने बताया नहीं। सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम। कहीं पर भी सिस्टम आता है विच टेक सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट। कोई भी सिस्टम, बोलते ना सिस्टम करप्ट है, विच टेक सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट। ये रहा सर्टिफिकेट, ये रहा मार्क्स। हॉस्पिटल सिस्टम है, पेशेंट गए, इन्होंने पेशेंट, डॉक्टर गए, वहाँ से या तो या फिर एकदम दो ही चीज़ हो सकता है। स्टूडेंट अगर सिस्टम, सॉरी कॉलेज अगर सिस्टम है तो एज आप बैच एज ए स्टूडेंट जाते हैं, या तो रिसर्चर, आईएएस, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो सिस्टम सब जगह एक ही है क्या, बाद बाकी आप नाम चेंज। और सिस्टमैटिक मतलब हर सिस्टम का आप जाते हैं, पहले फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद फिर आपको बोलता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर फिर आपको 2-4 टेस्ट लिखता है, फिर टेस्ट लिखने के बाद उसके रिपोर्ट्स देखता है और फिर बोलता है कि आपको ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो। सिस्टमैटिक मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एक प्रोसेस बाय प्रोसेस हम जब किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो, मेरा क्या कहलाता है, ये सिस्टमैटिक। कंट्रोल फैक्टर्स मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था हीरा और ग्रेफाइट का। क्या था उसमें मैम, क्या था उसमें फैक्टर, फैक्टर समझ में आता है, व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर मीन्स, आप लोग ना बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बिल्कुल रैशनल वे में बात करता हूँ, कुछ लल्लो चप्पो वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की और कभी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं दिया है कि आई हैव दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम। और आप लोग मतलब आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके मम्मी पापा लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। इट इज़ अ रिस्क एट दिस स्टेज। मस्त वो शादी ब्याह करा करके फ्री कर देते। तो अगर माँ बाप ने आपको एक मौका दिया है, इस मौके को ऐसे पकड़ो कि लाइफ में कोई आपसे कुछ छीन ना पाए। समझ में आ रहा है। 21 साल की उम्र में मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी, वो भी मुंबई में। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ हेल्प। इसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे आज के आज मेहनत करना है। अपने लाइफ के 12 घंटे 24 घंटे सिर्फ 12 आवर्स में मांग रहा हूँ मैं, नहीं आपको खुद को देना है। मैं क्यों मांगूँ भैया, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है ना। तो ये चीज़ें कंट्रोल फैक्टर्स, मतलब अभी बहुत सारे फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है आपके यूजीसी नेट नहीं होने में, आपके यूजीसी नेट नहीं होने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है। क्या बताइए मैम, ऐसे सोचने का दिमाग में चल रहा होगा ना, बहुत सारा चीज़ चल रहा होगा। अरे मोबाइल कंसंट्रेशन नहीं, मोबाइल चल रहा होगा, मतलब 2-4 बॉयफ्रेंड चल रहे होंगे, इधर उधर की चीज़ है ना, बहुत सारा फैक्टर है। वो बंदा होगा यार पढ़ने नहीं देता है, घर में खाना यार खाना बनाना चल रहा होगा, या आदमी कहाँ से क्या करे सर, फिर मैं 12 घंटे ही मांग रहा हूँ। जो भी हर्डल्स हैं, राइट। तो मैं एक वर्ड बोलूँ ना, मोबाइल आपका भी आपके टाइम में सबसे बड़ा हर्डल है ना। ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे क्या क्या है जो यूजीसी नेट की तरफ से जाने से रोक रहा है, कौन कौन सा फैक्टर है। तो मैंने हीरा और ग्रेफाइट में बताया कि वही कोयला हीरा बनता है और वही कोयला ग्रेफाइट। इसी में से कुछ बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर करें, और मैंने 2-3 बैच अगर पढ़ा दिया ना, तो मैंने बोला है सर को कि सर मुझे पहले बैचेज में पहले क्लास से पहला बार मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड बनाने दिया जाए, पहले दिन से बच्चे को रेडी किया जाए मेंटली। यू हैव, इफ यू गेट द चांस फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू आर लकी एनफ एंड डू एज अ वॉट एवर। मैं तो 12 घंटे कम बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए भेजा गया तो 12 घंटे कम है ना। 24 घंटे में से 8 घंटे सोना है, 3 घंटे में इधर उधर के काम करने, खाना बनाते तो एक टाइम खाइए बनाइए, दूसरे टाइम मस्त रहिए, उसी में से रोटी बना करके खाइए। अभी कौन सा देखना है, बाद में टाइम आएगा तो कुक रखिएगा, वो भी एकदम 3 स्टार कुक रखिएगा, 5 स्टार तो रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो टेस्ट ही खराब लगेगा आपको, कोई दिक्कत क्या। तो मतलब समझ में आ गया कि एक फैक्टर जैसे हीरा और ग्रेफाइट बनने में सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, क्योंकि नए बच्चे मुझे बहुत सारे मिले थे, इसलिए मैंने बहुत टाइम इस पर दे दिया। इतना तक ही मैं पिछले क्लास में ही पढ़ाया था, तो ये क्लास मेरा ऐसे ही जा रहा है। अगले क्लास से प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा, कल के क्लास से ही, कल मैं फास्ट रहूँगा, इसको सिर्फ पढ़ करके मैं निकल जाऊँगा अगले दिन, मेरे स्लाइड्स में है। आप लोग इसके ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए कि सर ने बोला कि भैया कंट्रोल फैक्टर जैसे हीरा ग्रेफाइट में क्या फैक्टर था,
प्रेशर एंड टेम्परेचर, एकदम प्रेशर एंड टेम्परेचर 2 पॉइंट्स वर्ड सर कि अगर उसी प्रेशर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जो झेल लेता है, जैसे मैं प्रेशर दे रहा हूँ राइट, मैं इनडायरेक्टली आप पे प्रेशर और टेम्परेचर डाल रहा हूँ, है कि नहीं, और टीचर आएंगे अपना टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ सभी अभी कोयले हैं, जो मेरे प्रेशर को झेल गए वो यूसी नेट निकाल लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें 3 घंटे में कितना प्रेशर रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये डिस्टेंस पे कितने डीप में आप हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, अगर मैं उस हिसाब से मान लेता हूं तो वो भी सही है, ठीक है, एक लॉजिकल, हमेशा एक ऑब्जर्वेशन, जैसे अगर इन्होंने बोला, अब मैं इसको काउंटर कैसे कर सकता हूं, देखिए क्या बोला ने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे, कहाँ, एट द डेप्थ ऑफ एनी प्लेसेस, अगर आप यहाँ पे मान चलिए कोयले के खदान में हैं और यहाँ आपका अर्थ का सपोज करिए 600,000 डिग्री सेल्सियस का, सपोज 6,000 हटाइए, 600 ही डालिए, है ना, वो 101,000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होता है। हाँ, उधर लिक्विड है, ठीक है, ज्योग्राफी से हैं आप, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जैसे आपने बोला कि पहले ग्रेफाइट बनेगा तो मैंने सोचा कि हाँ लॉजिकली, क्योंकि मैंने यूपीएससी में एज ए ज्योग्राफी रखा हुआ था, ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम, इसलिए बता रहा हूँ कि ये डीप, इसके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड, भाई कितनी गहराई पे थे, कितना उसमें प्रेशर था और टेम्परेचर था, अगर आपने उसको झेल लिया तो आप उसी इतने से हीरे का दाम अभी 1 लाख रुपए पड़ता है, और इतने से ग्रेफाइट, मतलब आपके पेंसिल में जो टूटा हुआ नोक होता है उसका आप पूछते भी नहीं, हट नया रेडी है, समझ में आ रहा है क्या। सो दैट इज व्हाट है साइक्लिक का मतलब, क्या पढ़ाया था मैंने, लाइफ इज ए साइकिल, आज अभी यंग हैं, कल बूढ़े होंगे, फिर समाप्त होंगे, किसी और का जीवन चालू होगा, वो जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, समझ में है। तो वैसे ही रिसर्च होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रॉब्लम से, आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हो, पता चलता है नया प्रॉब्लम अवेलेबल है, मेरे खुद के रिसर्च में है ना, वो मैंने छोड़ रखा और मैंने पीएचडी बस उसी के हिसाब से देखना है, क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम से ही आपके कोई भी रिसर्च चालू होते हैं, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, और फाइनली आपको बताना पड़ता है क्या आपका रिसर्च रोबस्ट है, इसके बाद आपके में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, तो बोलोगे यस सर इसमें ये प्रॉब्लम्स था, ये फैक्टर्स मैंने कांस्टेंट रखे थे मैंने, हालांकि ओम्स लॉ कितने लोगों को आता है, चलिए जाने दीजिए, क्योंकि मैं अगला साइंस से ही स्टार्ट करूंगा, सब 10th क्लास में पढ़ा। लॉजिकल का मतलब क्या था, ये तो अपने लॉजिक मैंने बता दिया, हमेशा एक प्रॉपर कंडीशंस के हिसाब से ही करते हैं, एक सोच के हिसाब से करते हैं, और रेप्लिकेबिलिटी मतलब जो आपने डेवलप किया, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है, सभी लोग एग्रीड हैं, सभी एग्रीड हैं, बहुत क्या, बहुत याद आना लगता है रे अब इसके आंसर तो मुझे चाहिए भाई, मैं इसके पीछे, मैं तो आम माइनस लीची का होल स्क्वायर करने वाला था, मैं तो ये, ओरे भाई खतरनाक ज्योग्राफी, खतरनाक ज्योग्राफी रे भाई, वेरी गुड, किसने बोला, वेरी गुड, किसने बोला, हाँ है, कुछ बच्चों में दम है, इसके बेसिक्स अच्छे होते हैं ना, दे केम लाइक ए चैम्प, इसको पता है ना कि मैंने बचपन में 10 घंटे 10th क्लास के टाइम में मेहनत किया है पर डे, वो अभी 12 घंटे मेहनत करेंगे, और ये मेरी गारंटी है, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, स्टूडेंट के चेहरे से बताता हूँ कौन क्या सोच रहा है, आँख में जैसे मैंने देखा ना, इसलिए बोलता हूँ मुझे इंटरेक्शन की, भैया अंदर में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब दिख जाता है मुझे, ठीक। तो एक्चुअली कई लोग कैसे कंफ्यूज, देखो मैं कैसे लॉजिकली, मैं तो पूछ रहे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मैथ से पूछ लेते हैं ना, बिल्कुल पूछेंगे, मैं एक साथ आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, एक्चुअली कुछ बच्चे कहाँ कंफ्यूज हुए, मैं तो AQ - BQ पूछने वाला था, मैं सही बता रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अभी बच्चे हैं तो एक बार ट्राई तो करेंगे, A² - B² आंसर दे देते हैं, ये 2 चीजें हैं, आधे से अधिक बच्चे तो इस 2 में कंफ्यूज हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, आप मैथ्स पे ध्यान देंगे, है ना, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है, लिख लीजिए कॉपी में, क्लास 7th 8th 9th का पूरा मैथ्स रिवाइज करना है ना, हंसिए मत, धीरे धीरे कर, अभी मैं रिसर्च एंड तक ना सबके सारी कमियां बता दूंगा, और आप बोलना सीखिए, आईने के सामने बोलिए, इतना इंट्रोवर्ट होने में ना सासू माँ क्या क्या बोल के जाएंगी और बोलेंगी मेरा जीवन कितना खराब हो गया, कितना खराब हो गया, कितना खराब हो गया, क्या बताऊं कितना खराब हो गया,
बोलना सीखना है ना। ये दोनों डेफिनेशन, तो इसलिए मैंने क्या यहाँ रेप्लिकेबिलिटी आया, मतलब हमने हजारों हजार ऐसे क्वेश्चंस बनाए होंगे जिसमें a प्लस बी, अगर मैंने क्या किया होगा 5 + 3 का होल स्क्वायर अगर रखा है, तो अगर मैंने चेक किया होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब 5 इंटू 3 का क्या वैल्यू वही आता है जो इसका आता है, तब जाकर के ऐसे हजारों हजार क्वेश्चंस पे चेक करने के लिए यार ये फॉर्मूला जो है फुल प्रूफ है और इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं। और हम दुनिया में कोई भी ऐसा अगर आम प्लस लीची का होल स्क्वायर बोलेंगे तो आम स्क्वायर प्लस लीची स्क्वायर प्लस 2 इंटू आम इंटू लीची से मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमारी रिसर्च इतने रोबस्ट होनी चाहिए। हर रोज मुझे सुबह मैसेज आता है यू आर रेफरेंस्ड बाय R.K. रवि इज रेफरेंस्ड बाय दिस रिसर्च। अब मैंने अभी दिखाना, मैं एक्चुअली दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो मैं अपने रिसर्च दिखा देता हूँ कि 90 लोग ऑलमोस्ट अभी तक मुझे इंडेक्स कर चुके हैं, जबकि मेरा ऐसे वाला रिसर्च था एमटेक में से MNIT जयपुर से पढ़ा, ये बताना भूल गया, MNIT जयपुर से ही पढ़ा हूँ आपके बगल से। पता हुआ कैसा कॉलेज है MNIT जयपुर? अंदर गए हैं कभी? आपके राजस्थान का बेस्ट कॉलेज है, नहीं एवरीवन? नहीं पता है? आइला किस प्लैनेट से आए हैं? हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए, जब भी कहीं से गुजरिए ऑलवेज रीड। मैं बच्चों को बोलता हूँ कुछ भी मत करो, रीड करते रहो। रीडिंग इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी। कुछ भी आपने पढ़ा ना, और पढ़ते वक्त कैसे पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते हैं या फिर कुछ बोल बोल के पढ़ते हैं? बोल बोल के पढ़ते हैं। क्यों? मन ही मन पढ़ने और बोल बोल के पढ़ने में क्या फ़र्क है? आप बोलिए, आज कुछ नहीं बोले, क्यों? मन ही मन पढ़ने और बोल बोल के पढ़ने में क्या फ़र्क पड़ता है? जब कोई कुछ नहीं बोलता तो मैं उसे पकड़ता हूँ, मैम बोलना है ना, ये रिसर्च चल रहा है आपका, ये हम सब मिल करके एक ऑब्जेक्ट से। वो बोली नहीं सर मैं तो पहले ग्रेफाइट बनाऊंगी, मैंने ज्योग्राफी से है पक्का, है ना, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ भाई क्वेश्चन आया है तो मतलब उसके सब्जेक्ट को मैंने, और बताइए ज्योग्राफी तो, अरे मैं हूँ सर, है ना, तो बताइए क्या है? ज्ञान इंद्रियाएं समझ, सेंसिंग नर्व्स इन इंग्लिश प्लीज, क्या होता है सेंसिंग नर्व्स? इसी पे तो सारा लोचा है रे भाई। हाँ पहले सेंसिंग नर्व्स समझाए मुझे, आई वांट सेंसिंग। मैडम आप बताइए सेंसिंग नर्व्स कौन कौन से हैं? ज्ञान इंद्रियाएं, नॉलेज पढ़ रहे हैं, नॉलेज क्या क्या है सर जी आप बताएं। अच्छा ये नॉलेज आप कैसे गेन कर रहे हैं? ज्ञान की इंद्रियां है ना, तो कौन कैसे कैसे? एक्सपीरियंस नहीं, अभी पहले इस पूरे बॉडी में आँख कान नाक जीभ त्वचा, है ना, पढ़े थे ना बचपन में। देखिए आँख से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, है ना, और सेंस कर रहे हैं कि भाई सब ठंडा वंडा आ रहा है कि नहीं, है ना, जो पैसे दिए उसका वसूली हो रहा है कि नहीं, ये सब मैटर कर रहा है ना। तो आँख कान नाक जीभ त्वचा, तो बोलने से क्या होता है? देखिए हमेशा कभी भी कोई चीज़ कीजिए ना, तो बोलने से क्या होता है, जब आप मन ही मन पढ़ते तो सिर्फ क्या काम कर रहा होता है? उसके अलावा कुछ? ब्रेन तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो कुछ नहीं करते तब भी काम करता है, नहीं? अरे कहीं डाइवर्ट नहीं होता, मोबाइल पे जाता है, और कहीं से टूटू हो गया ना जो आपके मैसेज का टोन है, फिर तो लगा लीजिए पढ़ाई में दम, इसने मैसेज किया होगा। एम आई रॉन्ग? रिसर्च है मेरा भाई ये सब चीज़ में, MNIT में आज ही मेरे रिसर्च के नाम से जाना जाता है ना। तो इन सब चीज़ों को समझिए। तो बोलने से क्या होता है, देखिए कैसे मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर जी, जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या क्या हो रहा है? मैं बोला, मुंह काम किया, कान सुना, आँख तो देख ही रहा था, और एक साथ एक ही टाइम में मतलब आपने 3 गुना वर्क कर लिया। कितना गुना? विच इज़ बेटर, दिस इज रिसर्च। मैंने एक क्वेश्चन बनाया और उस एक क्वेश्चन पे मैंने 15 मिनट दिए, मतलब मैंने बोर्ड मार्क्स से, मतलब सच ढूंढना है कि भैया बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट, आप तो पूछ लो जो पूछना। मैं ऐसे करता हूँ, नहीं बना क्वेश्चन, अच्छा कहाँ से क्वेश्चन, पहले ये पता करो बना कैसे नहीं, एंड देन स्टार्टेड थिंकिंग कि ये कहाँ से था, अच्छा यहाँ से था, फिर टॉपिक्स को पढ़ा, उसका नोट्स बनाया। मेरी प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी को किसी को नहीं देता, मेरा पूरा एक रूम ही भरा हुआ है इससे। इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मीन्स स्टडिंग। मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ। और जो उम्र है आपकी वो इसी की है, हम लोग कोई बहुत दूर नहीं है, अभी है आपके पास 4-5 साल। हाँ कुछ बोल रहे थे ना, अच्छे से आते हैं, और यही होता है पढ़ाई का तरीका। इसलिए मैं बार बार क्यों आप लोगों को बोलने पे मजबूर कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपके मन में क्वेश्चंस आएँ, और जब आप क्वेश्चंस इंक्वायर करते हैं तो आपके नॉलेज भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। तो खैर अब लोग आते हैं इसके ऊपर, हमारे पास टाइम अब जो है वो एग्जॉस्ट हो गया। मैं अगले दिन
का टारगेट, चूंकि बहुत सारे नए बच्चे थे, अगर मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करता तो बोलते कितनी बोरिंग सर है सर। इंटरटेनिंग होना चाहिए। मैं टीचर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो इंटरटेनिंग हो। बच्चों के दिमाग के जितने दरवाजे हैं वो ओपन होने चाहिए। ये नहीं कि मैं आया हूँ रिसर्च पढ़ने तो मैं a+b का होल स्क्वायर नहीं पूछ सकता हूँ। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है तो मैं पूछूंगा। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं किसी ने a-b का होल स्क्वायर। तभी अगले दिन जितने फॉर्मूलाज होते हैं याद करके आइएगा। मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे पास 2-4-5 मिनट टाइम है तो मैं थोड़ा बता दूं कि ये तो आप समझ गए और ऐसी चीज़ें मैं पढ़ने वाला हूँ, 10-15 मिनट में इसमें टाइम काटूंगा कल। लेकिन जो मेरा मेन है साइंस, उसके बारे में 5 मिनट बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये आज बताना था। मुझे नहीं पता था, मुझे बोला गया कि सर उतने ही बच्चे आएंगे, मैं तो खुश। उतने ही बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे उसके आगे पढ़ाना है। तो खैर, एक वर्ड होता है साइंस। व्हाट इज साइंस या व्हाट इज मैथ्स, छोड़ो हटाओ, चूंकि मैंने a+b का होल स्क्वायर बोला है। व्हाट इज मैथ्स? दो वर्ड आप अपने लाइफ में और दो सब्जेक्ट के बच्चों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा साइंस। अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि सोशल साइंस वाले उससे ज्यादा, सोशल साइंस और सोशल स्टडी वो भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? कुछ कितने लोग सोशल स्टडीज वाले हैं? वेरी गुड। और सोशल साइंस वाले? कहने का मतलब क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन नहीं। मैं जब उधर बैठता था ना, तो हमारा क्या था, ऐसे सेमिनार हॉल की तरह बना हुआ था एमएनआईटी में, एक कैबिन ही है। तो जैसे ही सर कोई कुछ बोलते थे ना, तो मैं ऐसे, सर कहने का मतलब क्या है? मैं ऐसे पूछता हूँ, इंटरेक्टिव। अब मास्टर, यू आर मास्टर्स, आई एम मास्टर्स। थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा, क्योंकि मैंने एग्जाम ज़्यादा क्वालिफाई किया, अपने लाइफ को एक्सपीरियंस ज़्यादा किया है, हर चीज़ को एज ए चैलेंज लिया है। बैठे बैठे अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो भाई दौड़ते और कूदते और काम करते समय कैसे काम करेगा? हमें समय तो, इवन मैं सब्जी बनाता हूँ ना, तो उसके भी एल्गोरिदम सेट किया हुआ। मुझे चावल मैं बता सकता हूँ, मुझसे बेहतर चावल कोई नहीं बना सकता है। मुझे पता है कितने मिनट के बाद मुझे कितने लॉ टाइम पे रखना है, और कितने पे मुझे ज़्यादा करना है, और कितने टाइम में कितने सीटी के बाद निकाल लेना है। ये भी एक एल्गोरिदम है, सिस्टमैटिक वे में। मैं 15 मिनट के अंदर चावल बनाता हूँ। हाँ, हम तो भात बोलते हैं, भात। भात है ना? तो साइंस और मैथ्स पहले बताइए। अरे सब पढ़ के आए, कोई धोखा नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा सर इसे तो 90 मार्क्स वाले भी होंगे मैथ्स में, एक दो बच्चे होंगे, मुझे पता है ना। अब बताइए मैथ्स क्या है? पॉजिटिविज्म इज अ साइंस। पॉजिटिविज्म इज अ साइंस। मैं सीधा बोल देता हूं, पॉजिटिविज्म। एकदम क्लियर हो गया क्या? आपके एग्जाम में देखो, एक वर्ड बोल रहा हूं ना, अब आप जब मैं पॉजिटिविज्म पढ़ाऊंगा, पॉजिटिविज्म इज अ साइंस। पॉजिटिविज्म, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है भाई, मैं जल्दी लिख रहा हूं इसीलिए। आई लव, मुझे ना हर चीज सिस्टमैटिक वे में बहुत पसंद है ना, इसलिए थोड़ा सा। तो अगर मैं साइंस बोलता हूं तो मैंने क्या बोला? पॉजिटिविज्म। कौन सी साइंस? नेचुरल साइंस। जितनी भी जगह आपके लॉजिक आते हैं, क्या आते हैं? लॉजिक आता है, वो पॉजिटिविज्म होता है। क्या होता है? पॉजिटिविज्म। ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो सोशल साइंस है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। अगर मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये एक नेचुरल साइंस है और ये सोशल साइंस है। ये क्या है? सोशल साइंस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वर्ड में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हैं? और हैंडराइटिंग से तो, हैंडराइटिंग इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एनीवन। मुझे हैंडराइटिंग दिखाई, मैं आपकी पर्सनैलिटी बता दूंगा। एकदम ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी अंतर भावनाओं को प्रस्तुत करने वाला एक वर्ड है। आप देखिए, कोई भी अगर वर्ड लिखता है जो बहुत काटपुट करता है, इसका मतलब कि अंदर से वो क्लियर नहीं है ना। हाँ, ऐसी चीजें। तो सोशल साइंस क्या है मेरा? पोस्ट पॉजिटिविज्म। मैथ्स क्या है? पोस्ट, मतलब ये आपके सिलेबस का चीज, मैं एक जो कि कुछ बच्चे होंगे सर मैं पिछले क्लास में थी, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने, उसके लिए नहीं है ना। पोस्ट पॉजिटिविज्म। वेरी गुड, ये भी अच्छे 3-4 बच्चे तो मेरी नज़र में आ गए हैं जो बोलते हैं, और कितना रैशनल बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। बोलना है। अगर आप बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। और अगर मैं इसको बोलूं कि किसी भी एग्जाम का जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है, क्या होता है? प्रीलिम्स टेस्ट। बोलते हैं सर 2 टेस्ट है, क्यों प्रीलिम्स टेस्ट और भी इंटरव्यू रखा गया है? क्यों रखते हैं? और ये जो है आपका क्या है? इंटरव्यू। क्या सर, इतने प्रैक्टिकल तरीके से तो कहीं नहीं मिला था मुझे सुनने समझने को के लिए। आप अच्छी प्रोफेसर। और कोई? गुड, है ना।
नहीं, इंटरव्यू आप अपना सोचिए, आप वो क्या बोल रही है उससे मतलब नहीं है, वो तो सब गलत बोली है, ऐसे बोला कि चुड़ैल सारा गलत बोल रही है, ऐसे सोचने का। मुझे अपना रैशनल वे, उसके सोच के हमें क्या मतलब। और किसी को समझ में आया कि भाई इंटरव्यू और ठीक है, ये अगर मैं जाऊं बोलूं तो ये क्वांटिटेटिव है, मतलब कितने मार्क्स आए उसके कटअप के आधार पे आप सेलेक्टेड होंगे। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप मार्क्स ला रहे हैं। क्वांटिटेटिव है, क्या है, उसमें आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपके वे ऑफ स्पीकिंग नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, जो कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग को नहीं डिसाइड करता है। भैया अब आएंगे ये लोग, तो ये याद रखिएगा ये क्या है। अब इसी को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, बोले कि सर क्या खतरनाक तरीके से आपने लाइफ टाइम याद रहने वाला चीज पढ़ा दिया। क्वांटिटेटिव है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर बेस्ड है। इसमें आप कट ऑफ कितना भी अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं, लेकिन वहां पे आपने प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आप कभी इंटरव्यू के लिए बोल ही नहीं जाए। और इंटरव्यू में क्या चेक होता है आपका, क्वालिटी, एक्सपीरियंसेस। ये नॉलेज कब आता है, ये आता है आपका रैशनल थिंकिंग। पहले हम चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो मुझे मार्क्स मिलते हैं उसके आधार पर मैं आपको जज करता हूं। ये चेक करने के बाद आप एक्चुअली में कैसे इंसान हैं, वो अपने एक्सपीरियंस, जैसे सारे बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं इंटरव्यू में, सारे खिलाड़ी बूढ़े लोग आते हैं। मेरे इंटरव्यू हमेशा, मैंने इसरो में इंटरव्यू दिया था, 8 लोग बैठे थे और सारे के सारे खतरनाक। दो इंटरव्यूज में गए थे, सारे बूढ़े लोग। तो पता है क्या चेक करते हैं, हाउ प्रोएक्टिवली यू आर गिविंग द आंसर। मैं एक्चुअली आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा हूं। क्या लग रहा है कि यूजीसी नेट इज अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन? कितने लोग हैं जो मान रहे हैं कि यूजीसी नेट इज अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन? इट्स अ कंटेंट। ये स्टार्ट होगा एक प्रॉब्लम से कि आपने एक एग्जाम तो निकाल लिया, लेकिन अगला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि अब आपको 10,000 जगह इंटरव्यूज देने। ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच, है ना। एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विथ द टॉपिक्स ऑफ ये इसके और ये क्या है, क्वालिटेटिव। इसमें आपकी क्या चेक की जाती है, क्वालिटी चेक की जाती है। समझ में आया क्या? ये लिख लेंगे, ये जीवन भर याद है, मतलब कहीं पर भी अगर क्वेश्चंस कितना भी घुमा के पूछ ले तो फील आ जाए कि ये एक्सपीरियंस के बाद का नॉलेज है, ये बिफोर नॉलेज, लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के बाद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, पहले नंबर लाओ, फिर आप अंदर इस एसी वाले रूम में हम आपको प्लीज कम इन करके इंटरव्यू करेंगे। वो नहीं हुआ तो ये हम नहीं कहेंगे। और ये बहुत स्ट्रिक्ट है और ये लूजली है, क्योंकि हर चीजें बताई नहीं जाती, कुछ एहसास भी होता है। समझ गए? ठीक है, समझ में आया? हाँ।